हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। और सक्षम क्लासेज में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। हम कर रहे थे क्या PYQs किसके, यूपी पीसीएस और बिहार पीसीएस के। उसी क्रम में आज हमारा 5th लेक्चर है और हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 121 की तरफ। ठीक है, और यहीं से आगे हम प्रवेश करेंगे अपने आज के सेशन की तरफ। ठीक है, तो चलते हैं। आज का हमारा जो प्रश्न है क्या कह रहा है, 121 कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग, क्या कहता है देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग टैक्सेज लिव्ड बाय दी, किसके द्वारा, ग्राम पंचायत के द्वारा। क्या कहता है कि जैसे किसी देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए, शासन व्यवस्था को चलाने के लिए या गरीबों का कल्याण करने के लिए क्या होता है कि प्रत्येक देश टैक्स सिस्टम अपनाता है। टैक्स सिस्टम में क्या होता है कि जो देश के अच्छे धनी लोग होते, धनाढ़ लोग होते हैं, जिनकी सोर्स ऑफ इनकम काफी ज्यादा होती है, तो सरकार क्या करती है, उनसे टैक्स लेके जो निर्धन लोग होते हैं, ठीक है, जो गरीबी रेखा से नीचे के लोग होते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर में और विकास में, उनसे टैक्स लेके, टैक्स से क्या करती है सरकार, अपने देश की शासन व्यवस्था चलाती है, अर्थव्यवस्था चलाती है और लोगों का कल्याण करती है। तो भारत में या किसी भी देश में टैक्स सिस्टम क्या होता है, जैसे केंद्र सरकार होती है, आपकी जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है वो भी कुछ टैक्स लेती है, फिर स्टेट गवर्नमेंट होती है वो भी कुछ टैक्स लेती है। पर स्टेट गवर्नमेंट के अंदर ही आता है ग्राम पंचायतें, नगर पालिकाएं, नगर निगम, जिला समिति, जो हमारी 73 अमेंडमेंट 1992 और 74 अमेंडमेंट 1992 में जो हमारा प्रावधान किया गया है, कौन कौन सा, पंचायतों का और नगर निगम का। तो अपने अपने स्तर पर, जिला स्तर पर, क्षेत्र स्तर पर पंचायतें क्या करते हैं, टैक्सेस सिस्टम अपनाती हैं ताकि वो अपना भरण पोषण कर सके और जो ग्राम पंचायत को स्तर पर या क्षेत्र पंचायत जिला स्तर पर कल्याणकारी कार्य सुचारू रूप से चला सके। और उनको कौन से टैक्स वसूलने हैं, इसका अधिकार किसको है, वो अधिकार देती है राज्य सरकार। इसलिए पंचायतों का प्रत्येक राज्य में अलग अलग स्वरूप है, यद्यपि उनको संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, पर राज्य सरकार तय करती है कि उसे किस क्षेत्र में कितना टैक्स लगाने का अधिकार है और क्या क्या करने का अधिकार है। तो उसी क्रम में क्या होता है कि पंचायतों द्वारा निम्न कौन सा कर लगाया जाता है, किसके द्वारा, पंचायतों द्वारा। तो पंचायत द्वारा निम्न कर लगाए जाते हैं, जैसे कि इसमें से स्थानीय मेलों पर कर। अब आप पूछोगे स्थानीय मेलों का मतलब क्या होता है, कि आपने देखा होगा मेला किसी क्षेत्र विशेष में लगते हैं, जो फेयर्स होते हैं, किसी गांव में लग जाएगा, किसी कस्बे में लग जाएगा या किसी जिला स्तर पर लग जाएगा। ऐसे कभी कभी नुमाइश वगैरह जो होती है, ठीक है, जो क्षेत्र स्तर पर होते हैं, जिनका शासन प्रशासन वहाँ के जो मतलब लोकल अधिकारी जैसे डीएम वगैरह हो गए, या फिर वहाँ का जो विधायक सांसद हो गए, या फिर लोकल बॉडीज ग्राम प्रधान हो गए, ये सब जो करते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है कि वो जिले स्तर पर या क्षेत्र स्तर पर काम करता है। तो उसमें क्या है, स्थानीय मेलों पर कर कौन लगाती है, ग्राम पंचायत लगाती है। इसके अलावा कि जैसे कृषि भूमि पर कर, ठीक है, किस पे, कृषि भूमि पर कर, कृषि भूमि पर कर, किसी भूमि पर कर जो होता है वो कौन लगाती है, वो भी ग्राम पंचायत लगाती है। कृषि भूमि पर कर कौन लगाता है, तो वो भी ग्राम पंचायत लगाती है। इसी के अलावा जैसे कि आपने देखा होगा, कभी कभी आप जाते हो किसी जगह पे घूमने के लिए, मंदिर वगैरह में घूमने के लिए, तो वहाँ पार्किंग कर देना पड़ता है। क्या देना, आपको पार्किंग शुल्क देना पड़ता है, तो वो भी कौन लगाती है, वो भी ग्राम पंचायत द्वारा ही लगाया जाता है। पार्किंग शुल्क जो लगाता है वो भी ग्राम पंचायतों द्वारा लगाया जाता है। इसी तरह से आप देखोगे, ठीक है, तो मेलों पे कर, ये बिक्री कर जो होता है वो कौन लगाती है, तो वो राज्य सरकार द्वारा लगाया जाता है। कितना, राज्य सरकार लगाती है। तो आई होप इसका आपको जवाब मिल गया होगा। तो स्थानीय मेलों पर जो कर होते हैं वो कौन, लैंड और टैक्स ऑन द लोकल फेयर्स पे कौन कर लगाता है, तो वो लगाती है ग्राम पंचायतें। अब चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है, how many types of the justice, liberty, equality and fraternity in the order have been mentioned in the preamble of the Constitution of India। कह रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में उस क्रम में कितने प्रकार के न्याय, क्या, जस्टिस, कितने प्रकार के न्याय हैं, कितने प्रकार के न्याय, कितने प्रकार की स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व है। ये प्रश्न मुझे लगता है कि तीसरी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो इसमें मैंने आपको पहले के लेक्चर में बहुत अच्छे से बताया था। तो 3 प्रकार के न्याय हैं और 5 प्रकार की क्या है, स्वतंत्रताएं हैं, 2 प्रकार की समानता है और बंधुत्व हमारा 1 प्रकार का है। तो 3, 5, 2, 1 जिस सीरीज में रखा होगा वही हमारा सही विकल्प हो जाता है। तो इसमें क्या है, 3, 5, 2, 1, 3 प्रकार के न्याय, 5 प्रकार की स्वतंत्रता, 2 प्रकार की समानता और 1 प्रकार की बंधुत्व। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, हमारा जवाब हो जाएगा ए। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है, हु वाज द फर्स्ट वाइस चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। नीति आयोग के बारे में मैंने आपको, मुझे लगता है कि तीसरी या चौथी बार पढ़ा रहा हूँ और काफी विस्तार से आपको मैंने अपने जो पहला लेक्चर था सबसे, उसे जाकर देखोगे तो उसमें बहुत अच्छे से काफी डीपली पढ़ा है नीति आयोग के बारे में। जब
वर्तमान सरकार 2014 में चुनकर आई थी, तो उससे पहले क्या हुआ था कि योजना आयोग चलता था, ठीक है। तो ये जो वर्तमान सरकार ने क्या किया, 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर क्या कर दिया, नीति आयोग की स्थापना करी थी। तो कभी कभी पूछ लेता है कि नीति आयोग किसका स्थानापन्न है या किसकी जगह पर बनाया गया था, तो वो बनाया गया था किसकी जगह पर, योजना आयोग की जगह पर, ठीक। तो योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था, योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया गया था, प्लानिंग कमीशन, योजना आयोग। योजना आयोग के स्थान पर कौन सा, 1 जनवरी 2015 को किसका गठन हुआ था, तो वो हुआ था नीति आयोग का, नीति आयोग का गठन, ठीक है, हुआ था इसका। अब वो पूछ रहा है इसके नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है, उपाध्यक्ष कौन थे नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष, कौन पहले उपाध्यक्ष। तो नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष जो थे वो थे अरविंद पनगड़िया। कौन थे, अरविंद पनगड़िया। नीति आयोग के पहले उपाध्यक्ष कौन थे, अरविंद पनगड़िया थे। अब आप पूछ सकते हो सर उपाध्यक्ष क्यों पूछा, अध्यक्ष क्यों नहीं पूछा। तो नीति आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं कौन होते हैं, नीति आयोग के चेयरमैन जो होते हैं, अध्यक्ष कौन होते हैं, तो वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। कौन होते हैं, भारत के प्रधानमंत्री। जो भारत के प्रधानमंत्री होंगे वही नीति आयोग के क्या होंगे, अध्यक्ष होंगे, ठीक है, पदेन अध्यक्ष होंगे। तो ये नीति आयोग क्या है, मतलब वर्तमान सरकार जो 2014 में चुनकर आई, तो 1 जनवरी 2015 को स्थापना की गई थी। और इसके जो पहले उपाध्यक्ष थे वो अरविंद पनगड़िया थे, और इसके जो अध्यक्ष होते हैं वो कौन होते हैं, तो वो होते हैं भारत के प्रधानमंत्री जी, इसके अध्यक्ष होते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न हमारा 124, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फर्स्ट स्टेट इन इंडिया फॉर्म ऑफ द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भाषा भारत में भाषाओं के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था। किसके आधार पर, तो भाषा के आधार पर। किसके आधार पर, अकॉर्डिंग टू द लैंग्वेज, भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। तो भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य था आंध्र प्रदेश। इसकी स्थापना गठित कब हुआ था, तो ये हुआ था 1 अक्टूबर 1953 पर, ठीक है। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर भारत का पहला राज्य जो गठित हुआ था वो था आंध्र प्रदेश। और ये मद्रास राज्य का जो तेलुगु भाषी क्षेत्र था, कौन सा, तेलुगु भाषी क्षेत्र था, ठीक है। इस क्षेत्र को अलग करके जहां तेलुगु भाषा बोली जाती थी, किसका गठन किया गया था, तो गठन किया गया था आंध्र प्रदेश का। तो आंध्र प्रदेश का भाषा के आधार पर कब गठन हुआ था, तो 1 अक्टूबर 1953 को। और ये भारत में भाषा के आधार पर गठित होने वाला कैसा राज्य था, तो भारत का सबसे पहला राज्य था, ठीक है। कभी कभी पूछ लेता है तो वो ये है, कभी कभी डेट पूछ लेता है। और किससे अलग हुआ था, तो मद्रास राज्य जो था उसका तेलुगु भाषी क्षेत्र था, तो वहीं से ये अलग किया गया है। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कहता है हमारा 125, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी। क्या पूछ रहा है, एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी। एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी का मतलब है एक अतिरिक्त संवैधानिक एजेंसी। मैंने आपको सकताल, मुझे लग रहा है कि इससे पहले 2 या 3 बार काफी विस्तार से बताया है कि एक होता है जैसे कोई आयोग है, ठीक है, जैसे निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय जाति आयोग, इसके अलावा संघ लोक सेवा आयोग, इसके अलावा क्या जैसे हमारा भारत का महान्यायवादी हो गया है, ठीक है, वित्त आयोग हो गया। तो मैंने आपको बताया था कि आयोग के संदर्भ में देखते हैं तो उसको 2 भागों में बांट सकते हैं हम। एक होता है संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी, एक होता है मतलब गैर संवैधानिक नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल एजेंसी। उसी क्रम में कभी कभी आपको, या मुझे लगता है हर दूसरे से तीसरे वर्ष में कोई भी आयोग प्रश्न पूछता है कि निम्नलिखित में से कौन सी संस्था संवैधानिक है या संवैधानिक नहीं है, ठीक है। तो मैं आपको इसी क्रम में बता के चलता हूं। तो आयोग जो होते हैं, कमीशंस जो होते हैं, इनको हम देख लेते हैं। तो इसको मोटे मोटे तौर पर 2 भागों में बांट लेते हैं। एक में आता है संवैधानिक कमीशन, संवैधानिक आयोग। एक में क्या आता है, संवैधानिक आयोग, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या कॉन्स्टिट्यूशनल कमीशंस। एक में आता है गैर संवैधानिक आयोग। क्या आता है, गैर संवैधानिक आयोग। मैं साथ ही साथ आपको इंग्लिश भी बोलते चल रहा हूँ,
गैर संवैधानिक आयोग, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज या कमीशंस, ठीक है, गैर संवैधानिक संस्था या आयोग। संवैधानिक आयोग के अंतर्गत मैंने आपको 4 से 5 या मानो 6-7 आयोग बताए हैं, उन्हीं में से सवाल आ जाता है। जैसे कि भारत का निर्वाचन आयोग, जैसे भारत का निर्वाचन आयोग, ये कैसा आयोग है? ये संवैधानिक आयोग है, भारत का निर्वाचन आयोग। दूसरा कहता है, एक होता है संघ लोक सेवा आयोग, राज्य में संघ लोक सेवा आयोग और केंद्र और मतलब केंद्र में संघ लोक सेवा आयोग और राज्य में राज्य लोक सेवा आयोग। तो संघ लोक सेवा आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, ठीक है। तीसरा कौन सा आ जाता है? वित्त आयोग, वित्त आयोग, वित्त आयोग का मतलब फाइनेंस कमीशन, ठीक। चौथा क्या आ जाता है? जैसे एक और आ जाते हैं इसमें आयोग के अलावा, जैसे भारत के महान्यायवादी, भारत के महान्यायवादी, ठीक है, ये इसमें आ जाते हैं। इसी के तरह से जैसे यहाँ पे संघ लोक सेवा, राज्य लोक सेवा, ऐसे यहाँ भारत का निर्वाचन आयोग, तो राज्य में राज्य का निर्वाचन आयोग है। 5वें में देख लेते हैं हम, तो पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, ये कैसा कमीशन है? ऐसे ही SC कमीशन आयोग, SC ST कमीशन आयोग। SC मतलब शेड्यूल कास्ट अनुसूचित जाति आयोग, और ST मतलब शेड्यूल ट्राइब्स अनुसूचित जनजाति आयोग। तो ये कुछ ऐसे आयोग हैं जो संवैधानिक, अर्थात इनको जो शक्तियां प्राप्त होती हैं वो किसी मतलब संसद या किसी कानून द्वारा, बल्कि संविधान द्वारा सीधे इनको प्राप्त होती हैं। क्या शक्तियां प्राप्त होती हैं, ठीक है। अब इसमें से हम देख लेते हैं क्या कह रहा है कि कौन सी अतिरिक्त संवैधानिक एजेंसी नहीं है। अब इसमें पहले आपको गैर संवैधानिक बता देता हूँ। जैसे गैर संवैधानिक में आ जाता है योजना आयोग, जो अभी वर्तमान में नहीं है, ठीक है। फिर इसके अलावा क्या आ जाता है? इसकी जगह पे क्या बनाया था, मैंने थोड़ी देर पहले बताया था, तो नीति आयोग, इसकी जगह पे नीति आयोग बनाया गया था। इसके अलावा जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकार आयोग। इसके अलावा आप देखोगे तो और कौन से हैं? जैसे केंद्रीय सतर्कता आयोग, CBC, केंद्रीय सतर्कता आयोग, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन। और ऐसे ही आप जाओगे तो राष्ट्रीय सूचना आयोग जो होता है, सूचना आयोग जो होता है, सूचना आयोग, केंद्रीय सूचना आयोग और राज्य सूचना आयोग। तो ये कुछ ऐसे निकाय हैं जो संवैधानिक संस्था नहीं है, संवैधानिक बॉडीज नहीं है। तो पूछ रहा है इनमें निम्नलिखित में से कौन सी एक अतिरिक्त एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज है। तो देखो संघ लोक सेवा आयोग कैसी है, तो ये संघ लोक सेवा आयोग आपके सामने मैंने बता रखा है, तो संवैधानिक संस्था है। वित्त आयोग, चुनाव आयोग, नीति आयोग, नीति आयोग कैसी संस्था है? नीति आयोग हमारी गैर संवैधानिक संस्था है, ठीक है। इसी क्रम में कई बार आपके सामने सवाल अगली बार भी आ सकता है, अगली बार हो सकता है कि इन तीनों में से देके पूछ ले कि निम्नलिखित में से कौन सी, मानो इसमें 3 दे देगा आपको गैर संवैधानिक, और चौथा में इनमें से कोई भी संवैधानिक संस्था देके तो पूछ सकता है कौन सी संवैधानिक एजेंसी है, ठीक है। अभी अतिरिक्त पूछ रहा है तब पूछ सकता है कौन संवैधानिक एजेंसी है। चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है हमारा 126, द रिकमेंडेशंस ऑफ सरकार या कमीशन रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। कह रहा है कि सरकारी आयोग की सिफारिशें निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं। सरकारी आयोग के बारे में आपसे इससे 2 से 3 लेक्चर पहले भी काफी बता चुका हूँ कि जैसे भारत सरकार ने एक आयोग का गठन किया गया था SR सरकारिया की अध्यक्षता में। ये 3 सदस्यीय आयोग था, ठीक है, और इनको सुझाव देना था किसके लिए? केंद्र राज्य संबंध के लिए, ठीक, केंद्र राज्य संबंध पे सुझाव देना था। 1983 में इन्होंने सरकारी आयोग का गठन किया था। तो पूछ रहा है किसके लिए, तो कह रहा है सरकारी आयोग की सिफारिश किसके लिए थी? तो केंद्र राज्य संबंध के लिए सरकारी आयोग का गठन किया गया था। कब? सरकारी आयोग, सरकारी आयोग, सरकारी आयोग का गठन कब हुआ था? 1983 में, 1983 में। कब हुआ था? 1983 में। और इनकी सिफारिशें किस पे थी? तो केंद्र राज्य संबंध, केंद्र राज्य संबंध। इनको किस विषय पे सिफारिश देनी थी? अपनी केंद्र राज्य संबंध पर अपनी सिफारिशें इन्हें देनी थी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इनका आंसर हो जाएगा हमारा केंद्र राज्य संबंध, ठीक है। तो किस विषय पर अपनी सिफारिश देनी थी? तो केंद्र राज्य संबंध पे इनको अपनी सिफारिशें
देनी थी। अब इसके बाद हम जानते हैं तो केंद्र राज्य संबंध का आप देखोगे तो भाग 11 है, केंद्र राज्य संबंध भाग 11 है। अनुच्छेद 243 से 251 तक किसका जिक्र है? अनुच्छेद 243 से 251 तक किसका जिक्र है? तो वो है केंद्र राज्य संबंधों के विषय में बताया गया है। किसके विषय में? तो केंद्र राज्य संबंधों के विषय में किस विषय में बताया गया? 245 263 तक केंद्र राज्य संबंधों के विषय में बताया गया है। 245 से 263, 245 से मतलब 263 तक, 245 से 263 तक केंद्र राज्य संबंधों के विषय में बताया गया है। तो सरकारी आयोग की सिफारिश से किससे संबंधित है? तो केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है, केंद्र राज्य संबंध से संबंधित है। क्या रहा 127 नेक्स्ट प्रश्न, इन विच पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वी फाइंड द प्रोविजन रिलेटिंग टू सिटीजनशिप। कह रहा है कि भारत के संविधान के किस भाग में नागरिकता, ठीक है, रिलेटेड टू सिटीजनशिप, कह रहा है कौन सा कौन सा पार्ट संविधान का किससे संबंधित है? तो नागरिकता से संबंधित है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था सिटीजनशिप, ठीक है, तो ये पार्ट 2, ठीक, आर्टिकल 5 to 11 तक इसका क्या है? जिक्र है। पार्ट 2 भाग 2 और अनुच्छेद 5 से 11 तक किसका जिक्र है? नागरिकता का, भारत के संविधान में। तो किस में जिक्र आ जाता है? भाग 2 में। भाग 2 में नागरिकता का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 5 से 11 तक है। ठीक है, अब फिर से एक प्रश्न की तरफ चलते हैं हम। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा, वो देख लेते हैं। कह रहा है द पार्लियामेंट कैन अमेंड द प्रोविजन ऑफ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन बाई। कह रहा संसद आधिकारिक प्रावधान में संशोधन कर सकती है संविधान के तहत भारत की भाषा में। तो भारत की भाषा में किस संविधान संशोधन के तहत वो क्या कह सकती है? संशोधन कर सकती है। ठीक है, तो वही वो कह रहा है। तो संसद को जब संविधान संशोधन करना होता है भारत की भाषा के संबंध में, तो इसके लिए सीधा सा है कि ये इसके सदस्यों के एक साधारण बहुमत से ही हो जाएगा। इसके लिए किसी विशेष बहुमत की जरूरत नहीं पड़ती है। इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत ही काफी होता है। और भाषा के बारे में, ठीक, इसके बारे में आधिकारिक भाषा के बारे में भाग 17, ठीक है, अनुसूची 8 और अनुच्छेद आर्टिकल 343 से 351 तक इसका जिक्र है। अनुच्छेद 343 से 351 तक किसका जिक्र है? 343 से 351 तक इसमें राजा मतलब आधिकारिक भाषाओं के बारे में बताया गया है। भाग 17 अनुसूची 8 और अनुच्छेद आर्टिकल 343 से 351 तक इसके सदस्यों का एक साधारण बहुमत द्वारा इसमें आधिकारिक भाषाओं में क्या किया जा सकता है? संशोधन किया जा सकता है। अगले मतलब इस प्रश्न में आप देखोगे तो नेक्स्ट टाइम पूछ सकता है कि भारत में कौन सा भाग भारत की भाषाओं से संबंधित, संवैधानिक भाषाओं से या राजभाषाओं से संबंधित है? तो भाग 17 है। कौन सी अनुसूची? अनुसूची 8 और आर्टिकल जो होते हैं 343 से 351 तक है, 343 से 351 तक। 129 क्या कह रहा है वो हम देख लेते हैं। कह रहा है आफ्टर हाउ मेनी डेज ऑफ एब्सेंस फ्रॉम पार्लियामेंट विदाउट परमिशन कैन ए एमपी बी डिस्क्वालीफाइड। कि बिना अनुमति के संसद से मतलब बिना अनुमति के संसद से अनुपस्थिति के कितने दिनों बाद एक सांसद को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? एक आर्टिकल है 104, ठीक है, एक आर्टिकल कौन सा है? 104, आर्टिकल 104, आर्टिकल एक अनुच्छेद है, आप देखोगे तो एक आर्टिकल है 101 का 4, ठीक, आर्टिकल 101 का एक चौथा भाग, जो 4 भाग है, वो क्या कहता है? वो कहता है कि अगर कोई संसद सदस्य, कोई क्या संसद सदस्य, संसद मतलब एमपीज, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, बिना सदस्य को, बिना संसद को बताए 60 दिनों तक अनुपस्थित रहता है। जैसे मानो कोई सांसद है, अगर वो संसद को सूचना दिए बगैर 60 दिनों तक लगातार अनुपस्थित रहता है, तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा अध्यक्ष चाहे तो उस सदस्य की, जो सदस्य 60 दिनों से अनुपस्थित है, सीट को क्या कर सकता है?
तो रिक्त घोषित कर सकता है। क्या कर सकता है? रिक्त घोषित, एम्प्टी घोषित कर सकता है। कितने दिनों के अंदर? अगर 60 दिनों से। यद्यपि इन 60 दिनों में अगर सदन का सत्रावसान है, सत्रावसान स्थगन हुआ है और लगातार सदन 4 दिनों तक नहीं चला, 4 दिनों तक नहीं चला, तो वो दिन इसमें 60 दिनों में काउंट नहीं होंगे। अगर कोई सदस्य, जैसे सदन लगातार 60 दिनों तक चल रहा है और उन 60 दिनों के दौरान कोई सांसद अनुपस्थित रहता है बिना बताए संसद को, तो लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा में राज्यसभा अध्यक्ष चाहे तो उसकी सीट को क्या कर सकता है? अनुपस्थिति के क्रम में रिक्त घोषित कर सकता है। कह रहे समलैंगिक संबंध में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय किससे संबंधित है? तो ये आईपीसी की धारा 370, इसमें बताने लायक कुछ नहीं है, ये सीधा ही सवाल है, ठीक है, और करंट से जुड़ा हुआ सवाल है जो उस वक्त आया हुआ था। कह रहा है द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी मैन बी क्लासिफाइड इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ सेक ऑफ अ कन्वीनिएंट स्टडी। कह रहा सुविधाजनक अध्ययन के लिए राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को निम्नलिखित में से कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? सही अर्थ इसका ये है। तो निम्नलिखित में से कितने भागों में वर्गीकृत किया जा सकता है? पहले हम देख लेते हैं ये है किसके विषय में। तो ये है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के विषय में मैंने आपको बताया था कि ये भाग 4 के अंतर्गत आते हैं और आर्टिकल 36 से 51 तक इनका क्या है? जिक्र किया गया है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के बारे में। और ये कहाँ से लिए गए थे? ये आयरलैंड के संविधान से भारतीय संविधान में लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड के संविधान से भारत के संविधान में ग्रहण किए गए हैं। इनको सुविधा की दृष्टि से हमने समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी तीनों ही भागों में बांटा गया है, ताकि जो 36 से 51 तक जो हमारे अनुच्छेद हैं उनको सुविधा की दृष्टि से हमने 3 भागों अर्थात समाजवादी, उदारवादी और गांधीवादी में बांटा है। सिर्फ और सिर्फ किसकी दृष्टि से? सुविधाजनक दृष्टि से, अध्ययन की दृष्टि से, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है हमारा? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्टली मैच। कौन कह रहा है? करेक्टली नॉट मैच, नहीं। पूछ रहा है कि मौलिक कर्तव्य संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक कर्तव्य संविधान के 4 का भाग में पहला सही है। राज्य का जिक्र है वो भाग 6 में है, ये भी सही है। संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं भाग 14 में, ये भी सही है। नहीं है सही तो वो ये, क्यों? क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले या कल मैंने बताया था भारत का महान्यायवादी, भारत का महान्यायवादी, ठीक है, इसका जिक्र संविधान के भाग 5 और अनुच्छेद आर्टिकल 76 में मिलता है, ठीक है। आर्टिकल 76 क्या कहता है कि भारत का राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय की योग्यता रखने वाले, उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता रखने वाले किसी भी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी घोषित कर सकते हैं। और इसके जो ये राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद ग्रहण करते हैं और इनके जो वेतन भत्ते वगैरह होते हैं वो भी राष्ट्रपति डिसाइड करते हैं, ठीक है। भारत 76 में किसका जिक्र है? भारत के महान्यायवादी का। चलते हैं हम नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। यही एक अनमैच्ड है, बाकी सभी मैच्ड हैं, ठीक है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज कॉल्ड द इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया बाय अशोक चंद्र। अशोक चंद्र द्वारा निम्नलिखित में से किसे भारत का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा गया था? भारत का किसको आर्थिक मंत्रिमंडल किसको कहा गया था? तो ये वो पूछ रहा है किसके द्वारा? अशोक चंद्र द्वारा। तो अशोक चंद्र द्वारा किसके द्वारा? अगली बार ये पूछ सकता है, ठीक है। यहाँ से प्रश्न नया कैसे बन सकता है? प्रश्न बन सकता है कि योजना आयोग को, इसका सही जवाब क्या होगा? योजना आयोग। योजना आयोग को निम्नलिखित में से किसने भारत का आर्थिक मंत्रिमंडल कहा था? क्या कहा था? इकोनॉमिक कैबिनेट ऑफ इंडिया। आर्थिक मंत्रिमंडल किसका? भारत का। भारत का आर्थिक मंत्रिमंडल किसने कहा था? तो वो कहा था अशोक चंद्र द्वारा। किसको कहा था? योजना आयोग को। अभी मैंने फिर थोड़ी देर पहले बताया था कि अब योजना आयोग की जगह पे 1 जनवरी 2015 को क्या गठित हो गया है? तो नीति आयोग।
तो अब योजना आयोग के स्थान पर किसका गठन किया जा चुका है? तो वो किया जा चुका है नीति आयोग का। और नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और उपाध्यक्ष चुनकर आता है, जैसे कि पहला उपाध्यक्ष अरविंद पनगड़िया थे और शायद वर्तमान में ठीक है सुमन बेरी हैं। तो नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है? नीति आयोग के अध्यक्ष भारत के प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, कह रहा है विच इज द लार्जेस्ट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट? भारत की सबसे बड़ी समिति कौन है? संसद की सबसे बड़ी समिति, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? जैसे कि भारतीय संसद क्या होता है कि अपने कार्यों को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई समितियों का गठन करती है, जो संविधान में उसको मतलब दिया गया है, जिसकी छूट संविधान में गठन करने की दी गई है। उसी में से जैसे लोक लेखा समिति, प्राकलन समिति है, सरकारी उपक्रमों के संबंध से याचिका समिति है। इनके द्वारा संसद क्या करती है, एक जो मतलब रिलेटेड टॉपिक होता है उसी क्रम से इसमें किसी समिति को सौंप देती है। जैसे लोक लेखा समिति से संबंधित अगर जो विचार करने योग्य कोई अगर प्रस्ताव है तो इसको सौंप देगी। प्राकलन समिति मतलब अपने संबंधित टॉपिक को इनको दे देती है। अब ये उस पर अध्ययन करते हैं और अध्ययन के बाद उसकी रिपोर्ट को संसद के समक्ष रखते हैं। ठीक है, तो इन्हीं का इनका काम है। तो भारत की सबसे बड़ी समिति जो है वो है भारत की प्राकलन समिति। इसमें क्या होता है, इसमें 30 सदस्य होते हैं और 30 के 30 सदस्य सारे के सारे कहाँ से होते हैं? तो सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी दल से होता है। किसके दल से? सत्ताधारी दल। तो सत्ताधारी दल से होता है। ठीक है, सत्ताधारी दल से होता है। ऐसी लोक लेखा समिति, तो लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं। इस 22 में से 15 सदस्य लोकसभा से होते हैं और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं। और इसका जो अध्यक्ष होता है वो सत्ताधारी दल से न होकर कब से किससे होता है? विपक्ष से होता है। ठीक है, लोक लेखा समिति तो किससे होता है? विपक्ष से इसका सदस्य होता है। कह रहा है हु वाज द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया व्हेन पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन वाज इंट्रोड्यूस्ड इन द इंडियन जुडिशियल सिस्टम? जब भारतीय न्यायिक प्रणाली में जनहित याचिका शुरू की गई थी तब भारत के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? ठीक है, तो ये हो जाता है इसका जवाब। सवाल का जवाब क्या हो जाता है? इस सवाल का जवाब क्या हो जाता है? PN भगवती। ठीक है, अब यहीं से एक आता है जनहित याचिका की जननी। तो जननी कौन थी? जनहित याचिका की जनहित याचिका की जननी। जनहित याचिका की जननी कौन थी? तो वो थी पुष्पा देवी हिंगोरानी। कौन? पुष्पा देवी हिंगोरानी। कभी पूछता है तो इसका मतलब क्या हो जाता है? जनहित याचिका की जननी किसको कहा जाता है? तो पुष्पा देवी हिंगोरानी को जनहित याचिका की जननी कहा जाता है। मेंशन द करेक्ट डेट ऑफ द लास्ट मीटिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया। भारत की संविधान सभा की अंतिम बैठक की सही तिथि बताइए। ठीक है, यह संविधान सभा 9 दिसंबर 1946 को गठित हुई थी और 24 जनवरी 1950 को उसका अंतिम सत्र हुआ था। कब हुआ था अंतिम सत्र? 24 जनवरी 1950 को। और पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को। ठीक है, तो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। इसी डेट में हम 24 जनवरी 1950 को कुछ और भी घटनाएं घटित हुई थी, उनको देख लेते हैं। जैसे पहली घटना राष्ट्रपति को लेकर थी। जो भारत के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा द्वारा भारत के पहले राष्ट्रपति को 24 जनवरी 1950 को ही घोषित किया गया था। तो भारत के पहले राष्ट्रपति कब घोषित हुए? तो 24 जनवरी 1950 को। ऐसे ही भारत का जो राष्ट्रगान है जन गण मन, ठीक है, उसको कब अपनाया गया था संविधान सभा द्वारा? तो वो भी अपनाया गया था 24 जनवरी 1950 को। संविधान सभा की अंतिम बैठक या संविधान सभा पे अंतिम हस्ताक्षर किस डेट को हुए थे? तो वो भी हुए थे 24 जनवरी 1950 को। ठीक है, अब चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? Which of the following cannot be dissolved but abolished? निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? निम्नलिखित में से किसे भंग नहीं किया जा सकता लेकिन समाप्त किया जा सकता है? तो एक अनुच्छेद आता है आर्टिकल 169। आर्टिकल 169 क्या कहता है कि संसद
संसद चाहे तो राज्य विधान परिषद का गठन और समाप्त, या तो गठन कर सकती है या समाप्त कर सकती है। ठीक है, संसद चाहे तो राज्य 169 के तहत राज्य विधानसभा का गठन भी कर सकती है और उसको समाप्त कर सकती है, किंतु राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता। राज्य विधानसभा को क्या नहीं किया जा सकता? भंग नहीं किया जा सकता। यद्यपि उसको समाप्त किया जा सकता है पर भंग नहीं किया जा सकता। तो आर्टिकल 169 क्या कहता है कि राज्य विधान परिषद को या संसद चाहे तो गठन कर सकती है उसका, चाहे तो समाप्त कर सकती है, परंतु राज्य विधान परिषद को भंग नहीं किया जा सकता। तो सही जवाब क्या हो जाएगा? राज्य विधान परिषद, काउंसिल ऑफ स्टेट। राज्य परिषद, राज्य विधान परिषद, राज्य परिषद नहीं, राज्य विधान परिषद। ठीक है, तो राज्य विधान परिषद है इसका सवाल। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। कह रहा है व्हाट कैन बी द मैक्सिमम रिप्रेजेंटेशन फ्रॉम द यूनियन टेरिटरीज ऑफ टू द लोकसभा। केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व क्या हो सकता है? केंद्र शासित प्रदेशों से लोकसभा में अधिकतम प्रतिनिधित्व क्या हो सकता है? ठीक है, ये देख लेते हैं। तो लोकसभा में कितनी सीटें होती हैं? 550। 552 होती थी, पर 2 एंग्लो इंडियन थे, उनको अब हटा दिया गया है। ठीक है, इसमें से 550 में से आप देखोगे तो राज्यों से कितनी होती हैं? 530। कितनी होती हैं राज्यों से? 530। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी होती हैं? 20। तो कितनी सीटें आ जाएंगी यहाँ पे? 20। तो राज्यों से कभी पूछने लग, नेक्स्ट टाइम आपको राज्यों से पूछ सकता है। तो राज्यों से कितनी होती है? राज्यों से होती है 530। और केंद्र शासित प्रदेशों से कितनी होती हैं? तो केंद्र शासित प्रदेशों से होती हैं 20। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? 139 व्हाट इज द quorum टू कंस्टिट्यूट ए मीटिंग लोकसभा। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए उसकी कोरम क्या है? कोरम पूछ रहा है। तो पहले कोरम जान लेते हैं, कोरम किसे कहते हैं। ठीक है, फिर मैं आपको आगे बता दूंगा। तो कोरम, इसको गणपूर्ति भी कहते हैं। कोरम मतलब गणपूर्ति। और इसका जो जिक्र है आर्टिकल 103 में है। किसमें है? आर्टिकल 103 में। आर्टिकल 103 में किसका जिक्र है? तो वो गणपूर्ति का। ठीक है, आर्टिकल 103 किसके विषय में बताता है? आर्टिकल 103 बताता है गणपूर्ति के विषय में। अब गणपूर्ति क्या होती है वो समझ लेते हैं। जैसे कि लोकसभा होती है और राज्यसभा होती है, इसमें अपने अपने सदस्य हैं। जैसे 245 राज्यसभा में और 550 कितने होते हैं मैक्सिमम? वो होते हैं लोकसभा में। अब अगर मानो इसका सदन चलाना हो, तो सदन चलाने के लिए एक मिनिमम नंबर तो होना चाहिए ना सदस्यों का। ऐसा थोड़ी है कि सदन सिर्फ एक आके सदस्य बैठ जाए और सदन चल रहा है, बाकी कोई है ही नहीं। तो इसलिए संविधान ने एक न्यूनतम संख्या तय कर दी है कि इतने सदस्य होंगे तभी सदन चल पाएगा, वरना नहीं चलेगा। तो उसी को कहते हैं गणपूर्ति। और वो क्या है? तो जैसे लोकसभा, तो लोकसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10। ऐसे ही राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10, संख्या का 1/10। ठीक है, 1/10, 110। तो अगर लोकसभा का 1/10 है और राज्यसभा की कुल सदस्य संख्या का 1/10 है तो सदन सुचारू रूप से चलाया जा सकता है। तो जो वो मिनिमम संख्या जिसके अकॉर्डिंग, जिसके आधार पे सदन चलाया जा सकता है, उसी को क्या कहते हैं? गणपूर्ति। और उसका संविधान के भाग 103 में जिक्र किया गया है। संविधान के भाग 103 में क्या किया गया है? उसका जिक्र किया गया है।
हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ मेंबर ऑफ सरकारिया कमीशन। क्या कह रहा है, सरकारी आयोग का अध्यक्ष कौन है, मतलब कौन सा एक सदस्य सरकारी आयोग का था। निम्नलिखित में से कौन एक सरकारी आयोग का सदस्य है। सरकारी आयोग ये कितनी बार आ रहा है हमारे सामने, हम देख लेते हैं। तो सरकारी आयोग 1983 में गठित हुआ था और ये कितनी सदस्यीय आयोग था, ये 3 सदस्यीय आयोग था। कौन सा, 3 सदस्यीय आयोग, 3 सदस्यीय आयोग था। इनमें से आरएस सरकारिया, आरएस सरकारिया जो थे वो कौन थे, अध्यक्ष थे इसके, और 2 जो थे मेंबर, ठीक है, जो 2 मेंबर थे, डॉक्टर एसआर सेन इसके एक सदस्य थे और श्री बी शिवरामन इसके एक सदस्य थे। इसके 2 सदस्य कौन कौन थे, श्री बी शिवरामन, श्री बी शिवरामन, शिवरामन और डॉक्टर एसआर सेन, डॉक्टर एसआर सेन, ठीक है, डॉक्टर एसआर सेन इसके अध्यक्ष थे। तो ये मतलब सदस्य थे। तो 1983 में केंद्र राज्य संबंधों पे अपनी सिफारिशें प्रस्तुत करने के लिए केंद्र सरकार ने एक आयोग का गठन किया, जिसे सरकारी आयोग कहते हैं। इसमें जो आरएस सरकारिया थे वो इसके अध्यक्ष थे, ये न्यायमूर्ति थे, ठीक है, और इसके 2 सदस्य श्री एस एन सेन और श्री शिवरामन और एसआर सेन इसके सदस्य थे। तो पूछ रहा है इनमें से कौन इसका एक सदस्य था, तो एसआर सेन, ठीक है। सरकारी आयोग की सिफारिश पर ही एक आर्टिकल 263 के तहत एक अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाता है, जिसकी गठन कौन करता है, तो भारत का राष्ट्रपति करता है इसी की सिफारिश पर। इसका सिफारिश किसके संबंध में थी, तो केंद्र राज्य संबंधों के विषय में थी। Who is the generally appointed as a pro tem speaker। आमतौर पर प्रो टेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, पूछ रहा है वो। तो आमतौर पर who is the generally appointed as pro tem speaker, आमतौर पर प्रो टेम स्पीकर के रूप में किसे नियुक्त किया जाता है, तो वो किया जाता है वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष को, वर्तमान लोकसभा के उपाध्यक्ष को, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक को, या वर्तमान लोकसभा में विपक्षी नेता को। तो इसमें से किसको किया जाता है, नवनिर्वाचित लोकसभा के वरिष्ठतम सदस्यों में से एक से। प्रोटेम स्पीकर क्या होता है वो थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे मानो लोकसभा का चुनाव होता है, चुनाव में क्या होता है कि सदस्य चुनकर जाते हैं, सदन में बैठते हैं। अब जो सदन में सदस्य होते हैं उनको शपथ ग्रहण कराना होता है। अब राष्ट्रपति सबको अलग अलग तो नहीं कराएगा, तो राष्ट्रपति क्या करता है, एक प्रोटेम स्पीकर चुन लेता है, ठीक है। प्रोटेम स्पीकर को शपथ दिलाता राष्ट्रपति, वही प्रोटेम स्पीकर बाकी सबको, जितने बाकी सदस्य रह जाते हैं उनको कौन दिलाता है शपथ, तो वो दिलाता है प्रोटेम स्पीकर। तो प्रोटेम स्पीकर का काम क्या होता है, अन्य सदस्यों को शपथ दिलाना। और प्रोटेम स्पीकर मतलब सबसे वरिष्ठ सदस्य होता है, और ये वरिष्ठता का आधार उम्र से नहीं है, ये देखा जाता है कि कौन सदस्य पिछले कितने सालों से चुनकर सदन में आ रहा है लगातार, ठीक है। तो सबसे ज्यादा चुनकर आ रहा होगा वही यहाँ पे वरिष्ठतम सदस्य कहलाता है, ठीक है। क्या कहला, वरिष्ठतम। क्वेश्चन नंबर 142 कह रहा हु अमंग द फॉलोइंग इज एम्पावर्ड टू स्टेबलाइज द इंटर स्टेट काउंसिल। मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था, निम्नलिखित में से किसी स्थापना का अधिकार है, तो आर्टिकल 263, कौन सा, आर्टिकल 263, आर्टिकल 263 के तहत किसको अधिकार है, राष्ट्रपति को। किसको अधिकार है, भारत के राष्ट्रपति को अंतर्राज्यीय परिषद के गठन का अधिकार है। और अंतर्राज्यीय परिषद के गठन की सिफारिश किसके द्वारा की गई थी, तो वो की गई थी सरकारी आयोग की सिफारिश पर अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। अनुच्छेद 263 के तहत अंतर्राज्यीय परिषद का गठन कौन कर सकता है, तो भारत का राष्ट्रपति कर सकता है।
ठीक है। और इसका अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है, अध्यक्ष कौन होता है, तो भारत का प्रधानमंत्री होता है। ठीक है। इसके द्वारा स्थापना का अधिकार तो किसको है, भारत के राष्ट्रपति को है। कह रहा विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट फॉल विदिन अ प्रीव्यू आर्टिकल 21 कॉन्स्टिट्यूशन, निम्न कौन संविधान के अनुच्छेद 21 के दायरे में नहीं आता है, तो वो कौन सा नहीं आता है, ये सीधा सवाल है। अब आर्टिकल 21 को पढ़ने के लिए आपको लेक्चर देखना पड़ेगा, जो बाद में पढ़ाऊंगा। अब इसमें क्या बताऊं, बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ जोनल काउंसिल, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय परिषद की विशेषता नहीं है। तो पहले हम क्षेत्रीय परिषद ही पढ़ लेते हैं, क्षेत्रीय परिषद के बारे में पढ़ लेंगे तो पता लग जाएगा क्षेत्रीय परिषद की क्या विशेषता होती है और क्या नहीं होती है। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद, इंग्लिश में इसको बोलते हैं जोनल काउंसिल। ठीक है, क्या बोलते हैं, जोनल काउंसिल, जोनल काउंसिल। ठीक है, क्षेत्रीय परिषद, क्षेत्रीय परिषद। तो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत, किसके तहत, राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत 6 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना की गई थी। तो क्षेत्रीय परिषद का मतलब क्या होता है, इसका जो उद्देश्य है राज्यों के बीच क्या सहयोग एवं समन्वय, राज्यों के बीच सहयोग एवं समन्वय स्थापित करना किसका काम है, क्षेत्रीय परिषदों का। क्षेत्रीय परिषद की स्थापना जो हुई थी वो राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई थी। ठीक है, राज्य पुनर्गठन अधिनियम के तहत कितने, तो 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना हुई थी, 5 क्षेत्रीय परिषदों की स्थापना हुई थी। अब वर्तमान में कितनी है, 6। तो 6वीं जो क्षेत्रीय परिषद थी उसको कहते हैं उत्तर पूर्वीय परिषद, उत्तर जो नॉर्थ ईस्ट के लिए बनी थी। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1971 में हुई थी। तो इस समय वर्तमान में 6 क्षेत्रीय परिषद हैं, जिनमें से 5 की स्थापना राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत हुई थी, और जो 6वीं थी उत्तर पूर्वी परिषद जिसका बाद में गठन किया गया था वो 1971 में गठित हुई थी। अब क्योंकि इसके बारे में कुछ विशेष तथ्य देख लेते हैं, तो ये संवैधानिक नहीं, कैसी संस्था है, ये वैधानिक निकाय है। ये कैसे निकाय है, ये वैधानिक निकाय है। तो इसमें क्या पूछ रहा है वो, निम्नलिखित में से कौन एक क्षेत्रीय परिषद की विशेषता नहीं है, तो ये संवैधानिक निकाय है, तो यही इसकी विशेषता नहीं है। अब ये एक सलाहकार निकाय है क्यों, क्योंकि इसकी सिफारिशें राज्य सरकारों या सरकार पर बाध्यकारी नहीं होती, सिर्फ और ये सिफारिशें करती है। चंडीगढ़ यदि राज्य नहीं तथापि क्षेत्रीय परिषद शामिल है तो वो भी बात सही है। ठीक है, इसी के अलावा क्या होता है, जो गृह मंत्री होता है भारत का, केंद्रीय गृह मंत्री, इसका कौन होता है, क्षेत्रीय परिषद का अध्यक्ष होता है। केंद्रीय गृह मंत्री क्षेत्रीय परिषद का क्या बनता है, तो अध्यक्ष बनता है। ठीक है, तो इसमें से जो एक सही नहीं है वो है कि एक संवैधानिक निकाय नहीं, ये एक वैधानिक निकाय है, वैधानिक निकाय। A resolution passed by the Rajya Sabha under Article 249 of the Constitution on empowering Parliament to legislate on a state subject in a national interest remains in force for a period। संविधान के अनुच्छेद 249 के तहत राज्यसभा द्वारा पारित एक प्रस्ताव जो संसद को राष्ट्रीय हित में राज्य के विषय पर कानून बनाने का अधिकार देता है, कितनी अवधि तक लागू रहता है, तो ये रहता है 1 वर्ष से अधिक नहीं। मतलब अगर 249 के तहत राज्यसभा ये प्रस्ताव पारित करती है कि राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बनाना देश हित में है, तो वह कानून जब संसद से पारित हो जाता है तो वो सिर्फ और सिर्फ 1 वर्ष तक लागू रहता है, उससे अधिक नहीं। यद्यपि उस समय की परिस्थितियां देखकर भी बाद में आप उसके कार्यकाल को बढ़ाया जा सकता है, पर पहली बार में आप उसे 1 वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं कर सकते। ठीक है, 1 वर्ष से अधिक समय के लिए
नहीं कर सकते, उस पर कानून 1 वर्ष से अधिक समय के लिए नहीं बना सकते हो। कह रहा है हु अमंग द फॉलोइंग वाज अ चेयरमैन ऑफ द 14 फाइनेंस कमीशन, निम्नलिखित में से कौन 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। ठीक, निम्नलिखित में से कौन 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, वो हमसे ये पूछ रहा है। वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन, ठीक है, वित्त आयोग, इसका संबंध अनुच्छेद 280 में किया गया है और एक भारत की संवैधानिक संस्था है। कैसा है? संवैधानिक निकाय है। कैसा निकाय है? वित्त आयोग संवैधानिक निकाय है। ठीक है, अब देख रहा है कि वो कौन सा 14वां, तो हम देख लेते हैं 12वां वित्त आयोग, 13वां और 14वां। ठीक है, तो देखते हैं 12वां, 13वां और 14वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन कौन थे, वही हम देख लेंगे, तो वो थोड़ा आगे के लिए भी हमारे लिए सही पड़ जाएगा। ठीक है, तो 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर रंगराजन। ठीक है, इसके कौन थे? केलकर, और इसके वाईवी रेड्डी। तो 14वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? वाईवी रेड्डी। और उसमें कौन थे पहले में? तो सी रंगराजन, डॉक्टर सी रंगराजन और केलकर। ठीक है, विजय केलकर जो थे 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कौन? विजय केलकर 13वें वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। कभी मैचिंग में आता है तो 12, 13, 14 क्रम में मैंने आपको बता दिया। तो 12वें के सी रंगराजन, बाकी का विजय केलकर 13वें के, और 14वें के वाईवी रेड्डी। Which among the following पंचायत आर इंक्लूडेड द इंडियन डिस्ट्रिक्ट इन यूपी? नगर पंचायत, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत। ठीक है, तो नीचे देख कुट से निम्नलिखित में यूपी की जिला योजना में शामिल है। तो मैंने ये प्रश्न आपको कराया है, जिला योजना, यूपी की जिला योजना में 1, 2, 3 सभी शामिल हैं। कह रहा अ मनी बिल पास्ड बाय द लोकसभा इज डीम्ड टू हैव बीन पास्ड by राज्यसभा also when no action is taken by the राज्यसभा within days। कह रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित कोई विधेयक लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक को राज्यसभा द्वारा भी पारित माना जाता है जब राज्यसभा कोई कार्रवाई नहीं करती। कह रहा है कि इतने कौन से दिन में है, अगर उतने दिनों के बीच राज्यसभा धन विधेयक पर कोई कार्रवाई नहीं करती तो लोकसभा द्वारा वो पारित मान लिया जाता है। ये हमसे वो पूछ रहा है। आर्टिकल मतलब क्वेश्चन नंबर 148। तो धन विधेयक के विषय में आपको मैंने थोड़े दिन पहले बताया था। मनी बिल, धन विधेयक को किस अनुच्छेद के तहत परिभाषित किया गया? तो अनुच्छेद 110, अनुच्छेद 110 धन विधेयक को क्या करता है? परिभाषित करता है। मनी बिल धन विधेयक अनुच्छेद 110 धन विधेयक को क्या करता है? परिभाषित करता है। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा ही पारित माना जाता है। अब देखो, मैंने आपको बताया था कि धन विधेयक एक ऐसा विधेयक है जिसपे संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है, और संविधान संशोधन विधेयक भी एक ऐसा विधेयक है जिसपे संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। किंतु जब धन विधेयक लोकसभा में लाया जाता है तो उसको लाने से पूर्व राष्ट्रपति की अनुमति ली जाती है, और राष्ट्रपति की अनुमति मिलने के पश्चात उसे लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। जब वो विधेयक लोकसभा में पारित हो जाता है तो राज्यसभा की अनुमति लेने के लिए उसे राज्यसभा में भेजा जाता है। किंतु अगर राज्यसभा 14 दिनों के अंदर उस विधेयक पर अपनी सहमति या असहमति नहीं बताती है तो 14 दिन के पश्चात वह विधेयक राज्यसभा द्वारा पारित मान लिया जाता है। अर्थात धन विधेयक के क्रम में सिर्फ और सिर्फ शक्तियां किसके पास हैं? तो वो लोकसभा के पास है। राज्यसभा के पास धन विधेयक के संबंध में सिर्फ और सिर्फ सिफारिश करने की शक्तियां, यद्यपि उन सिफारिशों को मानने न मानने का कार्य किसका है? तो वो है लोकसभा का। लोकसभा चाहे तो धन विधेयक के परिप्रेक्ष्य में राज्यसभा की सिफारिशों स्वीकार कर सकती है, न चाहे तो नहीं कर सकती है। तो वो 14 दिनों के अंदर इसका आंसर हो जाएगा। कह रहा है द स्टैट्यूटरी अथॉरिटी empowered to declare any caste and tribe and a scheduled caste and a scheduled tribes is, किसी भी जाति और जनजाति को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के रूप में घोषित करने का अधिकार किसको प्राप्त है? ठीक है,
तो ऐसा कौन सा पदाधिकारी है भारत में जो किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित कर सकता है? तो भारत के संविधान के तहत ये अधिकार किसको दिया गया? ये अधिकार दिया गया भारत के प्रथम व्यक्ति अर्थात भारत के राष्ट्रपति को। राष्ट्रपति को भारत का प्रथम द फर्स्ट पर्सन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, ठीक है। और ये अधिकार किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति घोषित करने का हक किसको है? तो भारत के राष्ट्रपति को है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। Who among the following is authorized to make a provision with the respect to the composition of पंचायत? निम्नलिखित में से कौन पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान करने के लिए अधिकृत है? मैंने आपको बार बार बोला है कि पंचायत से जुड़ा हुआ हर साल एक आधा प्रश्न पूछना है, और मैं देख रहा हूँ कि कम से कम ये 10 या 12वां सवाल होगा जो मैं पंचायत से जुड़ा हुआ आपको बता रहा हूँ, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन की संरचना के संबंध में अधिकृत है? तो आर्टिकल 243C, ठीक है, किसके संबंध में है? पंचायतों की संरचना। तो पंचायतों की संरचना, ठीक है। पंचायतों की संरचना के संबंध में प्रावधान करने का अधिकार किसको है? तो प्रावधान करने का अधिकार किसको है? तो वो है राज्य विधानमंडल। किसको अधिकार है? राज्य विधानमंडल को अधिकार है। किसका? पंचायतों की संरचना में किसी भी प्रावधान करने का अधिकार किसको है? तो वो है राज्य विधानमंडल का। किस अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 243C में क्या कहा गया? पंचायतों की संरचना के विषय में बताया गया। और पंचायतों की संरचना के विषय में कोई भी प्रावधान करने का अधिकार किसको है? तो वो है राज्य विधानमंडल को। किसको? राज्यों के विधानमंडल को, ठीक है। लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट, राज्य का विधानमंडल। ठीक है, अब देख लेते हैं। ए बिल फॉर अ पर्पज टू क्रिएटिंग अ न्यू स्टेट इंडिया मस्ट बी पास्ड बाई। भारत में एक नया राज्य बनाने के प्रयोजन के लिए एक विधेयक किसके द्वारा पारित किया जाना चाहिए? संसद में एक साधारण बहुमत और कम से कम 2/3 समर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत और कम से कम 2/3 राज्यों द्वारा अनुमत समर्थन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो संसद में साधारण बहुमत द्वारा किसी राज्य को, नए राज्य का फॉर्मेशन किया जा सकता है। नए राज्य को बनाने की प्रक्रिया मैंने आपको बताई थी। क्या पूछ रहा है? एक नया राज्य बनाने के प्रयोजन। आर्टिकल 3, आर्टिकल 2 और 3 नए राज्य बनाने के संबंध में है। आर्टिकल 2 क्या कहता है और आर्टिकल 3 क्या कहता है, ये आपको मैंने बहुत अच्छे से समझाया और मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। आर्टिकल 3 कहता है कि संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों की किसी सीमा में परिवर्तन कर सकती है, उनके नाम में परिवर्तन कर सकती है, उनके क्षेत्र में परिवर्तन कर सकती है। अर्थात संसद चाहे तो 2 या 2 से अधिक राज्यों को मिलाकर एक राज्य बना सकती है, एक नए राज्य का गठन कर सकती है। कैसे कर सकती है? जैसे मानो हमारा उत्तर प्रदेश है, अगर उत्तर प्रदेश के किसी क्षेत्र से एक बहुल भाषी क्षेत्र के आधार पर, किसी अन्य आधार पर सरकार को लगता है, संसद को लगता है कि इस क्षेत्र से इस क्षेत्र को काटकर एक नया राज्य बना देना चाहिए, या सरकार को लगता है कि यूपी और बिहार के कुछ क्षेत्रों को मिलाकर एक नया राज्य बना देना चाहिए, तो या सरकार को लगता है कि इस राज्य के नाम में परिवर्तन कर देना चाहिए, तो वो ऐसा अनुच्छेद 3 के तहत कर सकते हैं। इसके लिए क्या करना होता है कि संसद ऐसा प्रस्ताव राष्ट्रपति को देती है और राष्ट्रपति से अनुमति मांगती है। राष्ट्रपति ऐसे प्रस्ताव को संबंधित राज्यों के राज्यपाल के पास भेजती है और राज्यपाल से उनके ऐसी सिफारिशें मांगती है। यदि राज्यपाल सिफारिशें दे देते हैं तो, और ना भी देते हैं निश्चित समय सीमा के अंदर, तो भी राष्ट्रपति द्वारा उसे संसद में भेजा जाता है और संसद को राज्यों की अनुमति को मान लिया जाता है, चाहे वो दें या न दें। ठीक है, फिर राज्यसभा मतलब संसद में साधारण बहुमत से द्वारा एक नए राज्य का फॉर्मेशन किया जा सकता है। ये अनुच्छेद 3 के तहत तब लागू होता है जब आप किसी नए राज्य को भारत के राज्य क्षेत्र से ही बना रहे हो, चाहे वो यूपी बिहार का क्षेत्र लेके, चाहे यूपी मध्य प्रदेश का लेके, चाहे मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ का लेके, अगर कोई राज्य आप बना रहे हो तो अनुच्छेद 3 के तहत होता है। किंतु आर्टिकल 2 क्या कहता है? नए राज्यों का प्रवेश। ठीक है, नए राज्यों का प्रवेश का मतलब है कि भारत जब किसी क्षेत्र को बाह्य क्षेत्र से अर्जित करता है, उदाहरण के तौर पर सिक्किम,
तो जब सिक्किम को भारत के क्षेत्र में शामिल करेगा तो अनुच्छेद 3 के तहत नहीं, वो अनुच्छेद 2 के तहत करेगा। ठीक है, तो आप ये बात समझ लिए। तो अब क्या है, संसद ऐसे किसी भी स्टेट को साधारण बहुमत के द्वारा बना सकती है। कह रहा इन इंडिया हु इज द competent to amend a fundamental right of the citizen। भारत में नागरिकों के मौलिक अधिकारों के संशोधन के लिए कौन सक्षम है? तो भारत के संविधान में कोई भी संशोधन होगा उसे करने का काम सिर्फ और सिर्फ संसद का है। ठीक है, आर्टिकल 368 के तहत संविधान संशोधन और साधारण बहुमत के विषय में भी वो संशोधन कर सकती है। तो अगर भारत के किसी भी भाग में संशोधन करना होता है या कोई नया भाग जोड़ना होता है या घटाना होता है, किसी भाग को जोड़ना, घटाना, संशोधन करना, ये किसका काम है? ये भारत की पार्लियामेंट अर्थात संसद का काम है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने केशवानंद भारती बनाम केरल राज्य में एक प्रावधान दे दिया है कि आप संशोधन कर सकते हो पर संविधान की मूल आत्मा को भंग नहीं कर सकते। तो अर्थात ऐसा कोई प्रावधान संसद द्वारा अगर बना दिया जाता है जो संविधान की मूल आत्मा के खिलाफ हो, तो सुप्रीम कोर्ट उस एरिया को काट देता है या रद्द कर देता है। ठीक है, Which article of the Indian Constitution is related to Indian foreign policy? भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेश नीति से संबंधित है? तो आर्टिकल 51। ठीक, मैंने आपको बताया था डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के भाग में मैंने बताया कि भाग 4 में और आर्टिकल 36 से लेके 51 तक इसका जिक्र है। तो यही जो 51 है, यही क्या कहता है? भारत का अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में बताता है। कैसे बताता है? कि भारत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दूसरे देशों से सहयोग समन्वय को किस प्रकार स्थापित करता है, शांति कैसे स्थापित करता है, हमारा क्या क्या उद्देश्य है, अपने देश में कैसे हम दूसरे देशों संबंध स्थापित कर सकते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के बारे में अनुच्छेद 51 कहता है, तो भारत की विदेश नीति को परिभाषित करता है या भारत की नीति विदेश नीति से संबंधित है। तो वो कौन सा है? आर्टिकल 51। आर्टिकल 51 किससे संबंधित है? तो आर्टिकल 51 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का आखिरी सिद्धांत है। ठीक है, और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करने का, ठीक है, हक किसका होता है? तो वो राज्यों की जिम्मेदारी होती है कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू करें। अब कौन सा है? 154। 154 क्या कहता है? अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 243 GI ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द मैक्सिमम मेंबर ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ अ कोऑपरेटिव सोसाइटी में बी। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 जेड आई के अनुसार एक सहकारी समिति के निदेशकों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 21। कितनी हो सकती है? तो वो हो सकती है 21। ठीक है, हाँ, सहकारी समिति को मैंने आपको बताया था कि सहकारी समिति का जिक्र कहाँ पे है? तो भाग 9 ख में। ठीक है, संविधान के भाग 9 ख में सहकारी समिति का प्रावधान किया गया है। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005। इसका सीधा जवाब है, इसका सीधा जवाब ही मिलेगा आपको। इसका है नमित शर्मा बनाम भारत संघ। ठीक है, नमित शर्मा बनाम भारत संघ। क्या निम्नलिखित में से कौन सा सूचना का अधिकार 2005 से संबंधित है? तो इस केस में ही सूचना का अधिकार लागू किया गया था। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की तरफ। नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट टू फंडामेंटल ड्यूटीज अंडर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो क्या निम्नलिखित में से कौन भारत संविधान के तहत मौलिक कर्तव्यों का हिस्सा नहीं है? देश की रक्षा करना और राष्ट्र सेवा प्रदान करना, हमारी साझी संस्कृति की समृद्ध विरासत को महत्व देना और उसका संरक्षण करना, ग्राम पंचायतों के आयोजन में सहायता करना और सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा और हिस्सा को रोकना। आप अक्सर देख रहे होंगे कि जब भी अगर कोई प्रश्न इस तरह से आता है तो मैंने अक्सर देखा है कि वो डीपीएसपी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और मूल कर्तव्य को मिलाकर पूछता है। या तो पूछ लेगा कि ऐसा कौन सा सिद्धांत है जो दोनों में है, या पूछ लेगा कि निम्न में से कौन मौलिक कर्तव्य नहीं है और 3 उसमें से आपको राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत दे देगा, या पूछ लेगा निम्न में से कौन राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत है और 3 आपको मौलिक कर्तव्य दे। मतलब इन दोनों को जोड़ के सवाल देख रहा है, आयोग हमेशा पूछ रहा है। तो इसमें आपने देखा होगा तो ग्राम पंचायतों का गठन, आर्टिकल 40
आर्टिकल 40, आर्टिकल 40 के तहत ग्राम पंचायतों के गठन की जिम्मेदारी राज्य सरकार की है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 40 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंडर आता है और राज्य के नीति 36 से 51 तक में जो एक आर्टिकल 40 है वो क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। तो अनुच्छेद 40 क्या कहता है? ग्राम पंचायतों का गठन। तो ग्राम पंचायतों के गठन की जिम्मेदारी किसकी होगी? तो वो होगी राज्य सरकार की, क्योंकि ये डीपीएसपी का एक अनुच्छेद है, डीपीएसपी का एक भाग है। ठीक है। Which one of the following article of a constitution provide that the speaker shall have a exercise a casting vote in the case of an equality of votes? संविधान के निम्नलिखित अनुच्छेदों में कौन सा एक बंद करता है कि मतों की समानता की दृष्टि से अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा? ठीक है, अध्यक्ष का मत कौन सा होगा? निर्णायक होगा। तो आर्टिकल 100, अनुच्छेद 100, आर्टिकल 100 क्या कहता है कि जैसे लोकसभा है, अगर लोकसभा में किसी विषय पर वोटिंग होती है और वोटिंग होने के क्रम में मानो वोटिंग होने के क्रम में पक्ष में और विपक्ष में बराबर वोट पड़ जाते हैं, जैसे मानो पक्ष में भी 50 वोट पड़े और विपक्ष में भी 50 वोट पड़े, तो इसमें से कोई विजेता तो नहीं हुआ। तो आर्टिकल 100 क्या कहता है कि जब लोकसभा में किसी विषय पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के वोटिंग बराबर हो जाती है तो जो लोकसभा का अध्यक्ष है, लोकसभा का अध्यक्ष को आर्टिकल 100 के तहत बराबरी की स्थिति में, इसकी स्थिति में, मत बराबरी की स्थिति में, बराबरी की स्थिति में अपना निर्णायक, कैसा मत? निर्णायक मत डालने का हक होगा, निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा, डालने का अधिकार होगा, निर्णायक मत डालने का अधिकार होगा। जैसे अगर मानो किसी प्रस्ताव पर लोकसभा में 50 मत पड़ते हैं और विपक्ष में भी 50 मत पड़ते हैं तो 100 50 हो गए, तो लोकसभा अध्यक्ष जिस पक्ष की तरफ अपना वोट डाल देगा वही विजेता हो जाएगा। तो निर्णायक मत डालने का अधिकार किस अनुच्छेद के तहत है? तो अनुच्छेद 100 के तहत है। किसको है? तो वो लोकसभा अध्यक्ष को है, अनुच्छेद 100 के तहत लोकसभा अध्यक्ष को। Who can be legislate on the subject which are the included in any or the list of subject given the constitution? उन विषयों पर कौन कानून बना सकता है जो संविधान में दी गई विषयों की सूची में किसी में शामिल नहीं है? ठीक है, तो इसको क्या कहते हैं कि जैसे समवर्ती सूची है, राज्य सूची है और संघ सूची है। इसमें क्या है कि भारत में केंद्रीय मतलब क्या, पृथक्करण, शक्ति पृथक्करण का सिद्धांत अपनाया गया है, क्योंकि भारत में संघवाद की व्यवस्था लागू है। संघवाद की व्यवस्था में क्या होता है कि शक्तियों का विभाजन कर दिया जाता है संविधान द्वारा। जैसे केंद्र की अपनी शक्तियां हैं, राज्य की कुछ विषयों पर अपनी शक्तियां हैं, और समवर्ती सूची में ऐसे विषय आते हैं जिन पर केंद्र सरकार भी कानून बना सकती है और राज्य सरकार भी कानून बना सकती है। अगर किसी कारणवश समवर्ती सूची पर बनाए गए कानून के तहत राज्य सूची और केंद्र सरकार और राज्य सरकार द्वारा बनाए गए कानून में विवाद उत्पन्न होता है तो क्या होता है कि केंद्र द्वारा बनाया गया कानून ही मान्य होता है। तो इसमें क्या है कि 3 सूचियों में आपस में शक्तियां डिवाइड कर दी हैं, पर इसके बाद क्या होता है कि कुछ ऐसे कानून या नियम भी हो जाते हैं जो उसमें डिफाइन नहीं किए गए। अगर कोई ऐसा कानून जो संविधान में नहीं दिया गया या कोई ऐसा विषय जिसके संबंध में कानून बनाने के लिए संविधान में नहीं कहा गया है, तो उस पर भी कानून बनाने की शक्ति किसकी होगी? संसद की होगी, क्योंकि संसद ही हमारे देश में कानून बनाने वाली सर्वोच्च संस्था है। आर्टिकल 159, क्वेश्चन नंबर 159, इन द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इफ वाइस प्रेसिडेंट इज नॉट अवेलेबल, हु इज द फॉलोइंग कैन एक्ट अ प्रेसिडेंट? भारत के राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है, कौन? भारत के राष्ट्रपति की उपस्थिति में अनुपस्थिति में यदि उपराष्ट्रपति उपलब्ध नहीं है तो निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर सकता है? देखिए, राष्ट्रपति नियम 1969, राष्ट्रपति नियम 1969 क्या कहता है वो देख लेते हैं। राष्ट्रपति नियम 69 कहता है कि जैसे संविधान में बोला गया है कि अगर किसी कारण राष्ट्रपति अपने पदभार को
संभालने में किसी तरह से कारणवश अनुपस्थित रहता है तो उपराष्ट्रपति उस समय तक के लिए भारत के राष्ट्रपति के रूप में काम करेगा। पर ऐसी कई बार सिचुएशन बन सकती है कि भारत का राष्ट्रपति भी राष्ट्रपति के रूप में काम करने में सक्षम नहीं है और उपराष्ट्रपति अनुपस्थित है, तो राष्ट्रपति का पद खाली तो नहीं छोड़ सकते क्योंकि जिम्मेदाराना पद है। तो भारत संविधान में प्रावधान किया गया, मतलब प्रावधान है राष्ट्रपति नियम 1969 के तहत कि यदि उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों ही अनुपस्थित हैं तो भारत का मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा। और ऐसे ही एक उपराष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश थे एम हिदायतुल्लाह सर्वोच्च न्यायालय के वे मुख्य न्यायाधीश रहे हैं जिन्होंने भारत के राष्ट्रपति के रूप में भी काम किया था। और कब किया था? 1969 में। किस रूप में? राष्ट्रपति के रूप में। तो 1969 में एम हिदायतुल्लाह ने राष्ट्रपति के रूप में काम किया था। ठीक है। क्या? Which one of the following writ can be issued by a high court to secure liberty of the individual? व्यक्ति की स्वतंत्रता को सुरक्षित रखने के लिए उच्च न्यायालय द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी रिट जारी की जा सकती है? रिट जारी की जा सकती है तो वो है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण व्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए इसलिए है कि मानो पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करने के पश्चात वो उसे अपने पास रख रही है, सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय के समक्ष, न्यायालय के समक्ष नहीं लेकर जा रही है। क्योंकि न्यायालय का आदेश क्या है कि आपने अगर किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है, पुलिस ने किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया है तो आने वाले 24 घंटे के अंदर उसे मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए। अब परंतु पुलिस ऐसा नहीं करती है तो उस व्यक्ति की गरिमा के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए एक रिट जारी कर सकती है जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है। अर्थात आपने जो व्यक्ति को पकड़ा है या जिसको गिरफ्तार किया है उसे हमारे सामने लेकर आओ। बंदी प्रत्यक्ष मतलब बंदी को हमारे सामने प्रत्यक्ष लाकर आओ। तो वो क्या कहता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण, अर्थात सशरीर उसको हमारे सामने प्रस्तुत किया जाए। तो व्यक्ति की गरिमा के लिए, उसकी स्वतंत्रता के लिए रिट कौन सी जारी की जाती है? तो वो होती है बंदी प्रत्यक्षीकरण। बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो चलो दोस्तों, आज के सेशन में हम इतना ही। मिलते हैं आपके नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए धन्यवाद। आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एवं शेयर करें।